बेनीवाल जी अगर मर्द है तो यहाँ आकर मेरा प्रचार करे, ये बोल थे नरेश मीणा के। और हनुमान बेनीवाल ने प्रूव तो कर दिया। अब बारी है नरेश मीणा की। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अब नरेश मीणा जीत जाते हैं तो क्या जीतने के बाद हमेशा वो तीसरा मोर्चा बनाकर रहेंगे या फिर पार्टियों के साथ गठबंधन कर कर अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे। तो क्या करेंगे नरेश मीणा, सच में बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सब चीजें हुई, अंतः उपचुनाव बहुत ही शानदार रहा। नरेश मीणा ने भी चुनाव जमकर लड़ा और हर तरीके से दिखा दिया कि तीसरा मोर्चा अगर वो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर जरूर मिलेगी। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 60,000 वोटों से जीत रहे हैं इस बार नरेश मीणा। लेकिन अगर राजनीति को अच्छे से हम समझते हैं, देखते हैं, विश्लेषकों के नजरिए से देखते हैं, तो आज तक हनुमान बेनीवाल ने भी ना जाने कितने गठबंधन किए हैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कामों को सिद्ध करने के लिए। क्या लगता है नरेश मीणा को देखते हुए? देखिए, गठबंधन तो नरेश मीणा ने खुद ने भी किया है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है। गठबंधन के साथ ही कहीं ना कहीं ये चुनाव भी वो लड़ रहे हैं। लेकिन साफ और सीधी एक बात है कि नरेश मीणा अगर इस इलेक्शन में जीतते हैं, जो कि 80.25% की वोटिंग से लगता है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इस बात को कहीं ना कहीं गांठ बांध लेनी चाहिए कि वो इस वजह से जीते हैं कि लोग कांग्रेस और बीजेपी के इतर, उनसे जुदा, उनसे हटकर, उनके विचारों से हटकर, उनके कर्मों से हटकर, उनके तरीकों से हटकर कोई संस्थान, कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा चाहते थे, कोई विकल्प चाहते थे। इसलिए उन्होंने नरेश मीणा को चुना है। और अगर नरेश मीणा इसके बाद, क्योंकि नरेश मीणा की खुद की भी कांग्रेस ने बहुत इंसल्ट की है, पहले देवली उनियारा में, फिर अंता में, उसके बाद भी कांग्रेस का रुख करते हैं या बीजेपी का रुख करते हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो जिंदगी में बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, तो फिर वो जनता की उम्मीद, वो जनता की आस, वो जनता का भरोसा जो उन्होंने जीता है वो टूट जाएगा। और अगर नरेश मीणा ताउम्र अपना संगठन अलग रखते हैं, बाहर से गठबंधन करना पड़ा तो भी तीसरे मोर्चे की पार्टियों से ही करते हैं, तो नरेश मीणा गरीबों की आस बन जाएंगे, गरीबों का आसरा बन जाएंगे, गरीबों की उम्मीद बन जाएंगे। और जो रिकॉर्ड वो कायम करते रहे हैं कि समरावता का मामला उन्होंने उठाया, झालावाड़ में अनशन उन गरीबों के लिए उन्होंने किया, सभी साखली गांव में भी वही कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को और ज्यादा कायम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र की एक सच्चाई ये भी है मेरे दोस्तों कि आधे से ज्यादा नहीं, 90% से ज्यादा गरीब ही है जो वोट देते हैं, और उनकी ताकत इलेक्शन में ही पता चलती है। अगर कोई उनके साथ हमेशा खड़ा रहा तो सोचिए, अभी आस और उम्मीद में कांग्रेस बीजेपी को जिता देते हैं, वो कोई हमेशा खड़ा रहेगा तो पलकों पे बैठा के रखेंगे, राजनीति में इतनी ताकत दे देंगे कि वो बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए उनका भरोसा जीतना होगा। भरोसा जीतने के लिए हमेशा कांग्रेस बीजेपी से इतर ही रहना होगा। आप देखिए, अकेले हैं रविंद्र सिंह भाटी। लेकिन कांग्रेस में जाने के लिए नरेश मीणा की जो छटपटाहट नजर आई थी अंतः उपचुनाव से पहले भी, टिकट वितरण के वक्त भी कांग्रेस का हिस्सा ना होते हुए भी उनसे टिकट मांग भी, और उसके बाद भी जब संवाद ने उनसे सवाल पूछा था, मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि अब आप जीत जाते हैं उसके बाद कांग्रेस में जाएंगे क्या, तो उन्होंने उसका जवाब ना में नहीं दिया था। उन्होंने कहा था इसका डिसीजन राजेंद्र गुड़ा और अतुल प्रधान लेंगे।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा डिसीजन ले लिया तो कई गरीबों के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब वोट लेने जा रहे हो तब कांग्रेस और बीजेपी के इतर काम करने का वादा करके आते हो और जीत गए तो और फिर ना सिर्फ इतर वादा करते हैं, उनके साथ जो राजेंद्र गुड़ा है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि दोनों मिले हुए हैं, मिली भगत से काम करते हैं, ये सब कुछ होता है। और जब आप जिस प्रमोद जैन भाया के इतना विरोध में काम कर रहे थे, उस प्रमोद जैन भाया को जिसने पनपाया, आप उस पार्टी में चले जाएंगे तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए गरीबों के मसीहा हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा आपका जो है वो रोल बड़ा हो गरीबों के मसीहा और ये सब चीजें सुनने में जितना काल्पनिक लगता है, राजस्थान में आप साउथ में जाकर देखिए, वहां पर लोग कितने लॉयल है लोगों के लिए, जब वो स्टार से इतना करते हैं गरीबों के लिए। गरीब जब किसी के लिए लॉयल बनेगा तो वो डाई हार्ड लॉयल बनेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, आज तक कोई और ऐसा नेता नहीं है जो उन गरीबों के लिए जिनके पास एक वक्त का खाने का भी जुगाड़ है कि नहीं पता नहीं, उनका जब छत गिर गया, उनका बच्चा चला गया तो एक दिन कोई बोला, उसके बाद सब बंद हो गए। जो डटा रहा वो नरेश मीणा था। वो गरीबों की धड़कन तो है उनमें, गरीबों के लिए दिल तो धड़कता है, लेकिन ये दिल हमेशा धड़के अगर और किसी भी लोभ और लालच में ना आए तो यकीन मान के चलिए, नरेश मीणा जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि एक दिन टिकट बांटेंगे, वो वाला दिन भी आ जाएगा। और जिस तरह से भगत सिंह ब्रिगेड नाम रखा है, उस नाम को जस्टिफाई भी कर पाएंगे। नाम की लाज तो रखने के लिए नरेश मीणा को बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी है। अभी भी बहुत समय बचा है। बीजेपी और कांग्रेस अगर मिली भगत में रहते हैं, इसके बीच में अगर अपने आप को स्टैब्लिश करना है, नरेश मीणा एक आंधी के रूप में 2028 में आना है, चमकना है। और यहाँ तक कि इन्होंने तो कहा था कि अभी तो गठबंधन की जरूरत नहीं है, 2028 में देखूंगा, लेकिन फिर भी आपके साथ ये समर्थन में आए और वहां पर चुनाव पार्टी के लिए प्रचार के लिए इन्होंने आप पार्टी का सहारा भी लिया। क्या लगता है 2028 आते आते नरेश मीणा से ही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव आप उस समय भी देख पा रहे हैं तब की राजनीति को सोच के? देखिए, नरेश मीणा अगर 2028 तक ऐसे रहे तो आप ये यकीन मान के चलिए कि वो राजकुमार राव रोत और हनुमान बेनीवाल से बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरेश मीणा का पायलट प्रेम भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पायलट प्रेम, गरम मिजाज, इन सब चीजों पर तो कहीं ना कहीं नहीं। कल को आप सोचिए कि नरेश मीणा चुनाव जीत जाते हैं और भी ज्यादा मजबूती से अपने आप को पेश कर पाते हैं। वहां से अभी तक पायलट ने कुछ भी नहीं बोला नरेश मीणा पे, आपने कभी भी पूछा हो तो। अभी आप पायलट के आप इमेजिन करके देखिए कि सचिन पायलट नरेश मीणा को बोल रहे हैं कि आ जाओ कांग्रेस ज्वाइन कर लो। उस सिचुएशन में आप क्या सोच पा रहे हैं कि अपने बड़े भाई के रूप में वो प्रहलाद गुंजल को भी देखते हैं। आप देखिए, उस समय वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। अगर ऐसा किया उन्होंने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सचिन पायलट कि वो मुरीद है, इसमें कोई दो राय नहीं। सचिन पायलट खुद अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप सोच कर देखिए, जिस कांग्रेस ने उनके साथ बुरा किया, उस कांग्रेस के साथ तो उन्हें नहीं जाना चाहिए जी। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा एक उम्मीद बन बैठा है सबके लिए। वो उम्मीद टूट जाएगी अगर ऐसा कुछ किया तो नरेश मीणा को ये समझना चाहिए कि 2500 साल जिस पार्टी से इंतजार वो करते रहे, उस पार्टी ने उनको कुछ नहीं दिया, बाद में भी उनका फायदा ही उठाएगी। हाँ, तो अब उस पार्टी का मोह पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, चाहे उसमें पायलट हो या कोई भी। जी, क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। एक कल्पना के साथ हम छोड़कर जा रहे हैं। इस कल्पना को अगर आप साकार होते हुए देख पा रहे हैं तो बताइएगा जरूर। उस क्षण में नरेश मीणा का आप अगर उनके साथ रहते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं, और जितना अंतर उपचुनावों में हमने देखा है, तो जो लाइन हनुमान बेनीवाल के लिए बोली थी ना, वो लाइन नरेश मीणा पर भी एप्लीकेबल होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और वो लाइन कौन सी है मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, आप पहले भी सुन चुके हैं। बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन,
लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।